friends, I'm Manu Sharma and this is Civil Section. Welcome you all here. Friends, जैसे कि आपको पता है कि हम अभी तक क्लास 8 NCERT हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट कवर कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। यानी इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स का यहाँ पर यानी इंडिया के अंदर आगमन हुआ, एडवेंट हुआ और कैसे कैसे वो यहाँ के ट्रेडर से एक रूलर बन गए यानी कि यहाँ के वो शासक बन गए। तो वो सब चीज़ें हम इस चैप्टर 2 के अंदर कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर के अंदर आज ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 के अंदर आएगा और आज हम जो कवर करने वाले हैं वो कुछ ये टॉपिक्स हैं जिसमें हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ईस्ट की तरफ आई और इसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में ट्रेड अपना स्टार्ट किया। उसके बाद कैसे कैसे ट्रेड से वो युद्ध की तरफ बढ़े, कैसे उन्होंने यहाँ पे युद्ध किए, बैटल्स लड़े। उसके बाद हम पढ़ेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट बैटल के बारे में जिसका नाम है बैटल ऑफ प्लासी। उसके बाद हम देखेंगे कि जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो किस तरीके से यहाँ के नवाब्स बन गए और ये नवाब्स का मतलब क्या होता है, वही सब चीज़ें आज हम इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो एक्चुअली मिडिवल हिस्ट्री के बाद में मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हुई थी। तो सबसे जो मुगल रूलर था, सबसे स्ट्रॉन्ग जो मुगल रूलर था वो था लास्ट वाला, वो था औरंगजेब। और औरंगजेब का जो टाइम पीरियड था वो था 1707 तक। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स होंगी उनको मैं यहाँ पर लिखूंगी, यानी बोर्ड के ऊपर मैं लिखूंगी। तो आप समझ जाना कि वो सारी चीज़ें जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंदर काउंट किए जाएंगे, राइट। तो 1707 के अंदर जो औरंगजेब था उसका टाइम पीरियड खत्म होता है और उसके बाद क्या होता है, जो उसने इंडिया को यूनाइट करके रखा हुआ था, इंडिया को उसने एक पूरी टेरिटरी बना के रखा हुआ था, वो चीज़ खत्म होनी शुरू हो जाती है। और धीरे धीरे जो मुगल गवर्नर्स थे जिनको सूबेदार कहा जाता है, उन सूबेदार्स ने क्या किया, अपनी अपनी अथॉरिटी जो थी वो कायम करनी स्टार्ट कर दी। तो जिस तरीके से औरंगजेब ने पूरे इंडिया को यूनाइट करके रखा हुआ था, उन मुगल गवर्नर्स ने उस पूरे इंडिया को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यानी कि इसके बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हो गए। जो मुगल गवर्नर्स थे वो उन पर्टिकुलर एरियाज के शासक बन गए, राइट। लेकिन फिर भी हमेशा एक अथॉरिटी रहती ही थी पूरे इंडिया के ऊपर। बाद में बहुत सारे मुगल रूलर्स आए लेकिन वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे और औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल रूलर्स आए हैं ना, वो सारे के सारे इतने खास स्ट्रांग नहीं रहे और उनका इतना ज़्यादा रोल नहीं रहा इंडिया को यूनाइट करने में, राइट। इसीलिए जो स्ट्रांग मुगल रूलर्स थे उनको हम औरंगजेब तक ही काउंट करते हैं। तो औरंगजेब का टाइम पीरियड 1707 में ख़त्म हो जाता है और उसके बाद जो ब्रिटिशर्स हैं वो धीरे धीरे करके किस तरीके से पूरे इंडिया के ऊपर अपना कंट्रोल जमाते हैं, कैसे अपना आधिपत्य यहाँ पर बनाते हैं, वो सब चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, ये था कुछ इंट्रोडक्शन। अब धीरे धीरे क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने क्या किया, यहाँ पर रूल करना स्टार्ट किया। अब रूल कैसे करना शुरू किया वो हम पढ़ेंगे सेकेंड टॉपिक के अंदर, जो कि है ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से ईस्ट की तरफ आई। अभी अगर आपको पता होगा तो जो डायरेक्शंस होते हैं वो हमारे 4 डायरेक्शंस होते हैं। इस तरफ होता है नॉर्थ, फिर होता है यहाँ पर साउथ, इस तरफ होता है ईस्ट और यहाँ होता है वेस्ट, राइट। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने क्या किया, उसने ईस्ट की तरफ में आके रूल करना शुरू किया था, यानी कि वो एज अ ट्रेडर आई थी ईस्ट की तरफ में। और क्योंकि इंडिया जो है वो ईस्ट में ही पड़ता है, इसीलिए जो हेडिंग है यहाँ पर लिखा गया है ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ईस्ट की तरफ आई। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, तो फ्रेंड्स, यूरोप से बहुत सारी कंपनीज जो थी वो इंडिया की तरफ आ रही थी। ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके अंदर बहुत सारी कंपनीज थी। उसमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, इसके अलावा डच लोग भी यहाँ पर आए, पोर्चुगीज भी यहाँ पर आए। लेकिन कंट्रोल जिसने किया लंबे टाइम तक, जिसने रूल किया हमारे यहाँ पे, वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ वेल्दी लोगों का एक ग्रुप था इंग्लैंड के अंदर और उन्होंने वहाँ की क्वीन से, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से उन्होंने एक चार्टर इशू करवाया और उस चार्टर के अकॉर्डिंग ये था कि नेक्स्ट 20 ईयर्स तक ईस्ट की तरफ में सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी की ही मोनोपॉली रहेगी, यानी उसी का एकाधिकार रहेगा। एकाधिकार का मतलब ये है कि अकेले वही वहाँ से भी इंग्लैंड से सिर्फ ईस्ट की तरफ में ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड कर सकती है। बाकी इंग्लैंड के अंदर किसी भी कंपनी को ये राइट नहीं था कि वो ईस्ट की तरफ जाकर ट्रेड करे। तो वो चार्टर उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से ले लिया। उसके बाद 1600 और 1601 के आसपास जो टाइम पीरियड था उसमें जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया के अंदर आए। तो टाइम पीरियड क्या था, 1600, राइट।
तो 1600 के अंदर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया में कदम रखा और कैसे कैसे उन्होंने फिर यहाँ पे एज अ ट्रेडर बन के वो आए और रूल करना स्टार्ट किया, वो सब अब हम लोग इस टॉपिक के अंदर कवर करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना ट्रेड जो स्टार्ट किया था वो बंगाल के अंदर स्टार्ट किया था। कैसे स्टार्ट किया था अभी हम वो चीज़ पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, जब 1600 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर आई, यहाँ पर उसने एज अ ट्रेडर कदम रखा था, यानी वो एज अ ट्रेडर बन के आए थे, क्योंकि उनको यहाँ पे ऐसा लगा कि जो इंडिया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ पर ट्रेड करके वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ वो लोग अकेले नहीं थे जो ट्रेड करने के लिए आए थे। यूरोप से बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जो इंडिया की तरफ ट्रेड करने के लिए आ रही थी। एक्चुअली फ्रेंड्स, क्या था, इंडिया का जो पास्ट रहा है वो बहुत ज़्यादा ग्लोरियस रहा है, वो बहुत अच्छा रहा है। इंडिया की हमेशा से ना जो अदर कंट्रीज़ थी, यानी जो मिडिल ईस्ट था, सेंट्रल एशिया था, और जितने भी कंट्रीज़ थी, फॉरेन कंट्रीज जो थी, उनके साथ अच्छा रिलेशन था। और इसके अलावा हमारे यहाँ के जो प्रोडक्ट्स होते थे उनकी बहुत ज़्यादा क्वालिटी अच्छी होती थी, इसीलिए उनकी वहाँ पर मांग थी, उन कंट्रीज़ के अंदर उनकी मांग थी, डिमांड थी, और इसीलिए वहाँ की जो कंपनीज होती थी वो इंडिया के अंदर ट्रेड करने के लिए आती थी, राइट। तो वहाँ से यूरोप से बहुत सारी कंट्रीज जो थी वो इंडिया की तरफ में आई थी। लेकिन पहले क्या होता था कि वो डायरेक्टली यहाँ पर नहीं आते थे एज अ ट्रेडर। तो वो क्या करते थे फ्रेंड्स, जो यूरोपियंस थे वो पहले अरब ट्रेडर्स के साथ में ट्रेड करते थे, यानी कि हमारा जो लिंक था वो अरब ट्रेडर्स के साथ में था। तो यहाँ पे एक चेन बनी हुई थी। इसमें क्या था कि जो यूरोपियंस थे वो अरब्स के साथ में ट्रेड करते थे और जो अरब्स थे वो इंडिया के साथ में ट्रेड करते थे, राइट। तो यहाँ पे क्या होता था कि जब ये मिडिल मैन की तरह काम करें तो थोड़ा सा इनको चीज़ें जो थी थोड़ी महंगी मिलती थी, कॉस्टली चीज़ें मिलती थी, राइट। और जब कॉस्टली चीज़ें मिलेंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका जो प्रॉफिट होगा वो कम होगा। तो इन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा रूट खोजें जिससे हम डायरेक्टली इंडिया के साथ आके ट्रेड कर सकें। उन्होंने ऐसा कुछ सोचा, तो उन्होंने उसके लिए रूट सर्च करना स्टार्ट किया। और केप ऑफ गुड होप, यानी कि जो अफ्रीका है, अगर आपने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को वर्ल्ड मैप पे देखा होगा तो आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से यहाँ पर क्या है, अफ्रीका है, और अफ्रीका का ये जो पॉइंट है नीचे वाला, बिल्कुल सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है, वहाँ पर है केप ऑफ गुड होप। तो केप ऑफ गुड होप से होते हुए वो इंडिया की तरफ में आए। और तो फ्रेंड्स, ये जो रूट था, यानी केप ऑफ गुड होप से होते हुए इंडिया का जो कैलिकट पोर्ट था उसको डिस्कवर किया था एक पोर्चुगीज ने, जिनका नाम था वास्को ड गामा, राइट। तो जो वास्को ड गामा थे उन्होंने सबसे पहले ये जो केप ऑफ गुड होप से होते हुए रास्ता था इंडिया के केरला की तरफ में जो कैलिकट पोर्ट था, उस जगह पे वो रूट डिस्कवर किसने किया था, वो थे वास्को ड गामा। तो फ्रेंड्स, ये जो कुछ नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वास्को ड गामा। तो वास्को ड गामा ने ये रूट डिस्कवर किया था। और ऐसा नहीं था कि जो इंग्लिश थे वो पहले आए थे, पहले पोर्चुगीज यहाँ पर आ चुके थे, उन्होंने रूट डिस्कवर कर दिया था, और वही रूट को लेते लेते फिर ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया में आए। अब यहाँ पे क्या था, क्योंकि यूरोपियंस जो हैं, यानी कि अब जो ब्रिटिशर्स हैं वो डायरेक्टली इंडिया से ट्रेड कर सकते हैं, तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट बचेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका प्रॉफिट से क्या लेना देना। एक्चुअली फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब बीच में मिडिल मैन होते हैं ना, तो उस टाइम पे चीज़ें कॉस्टली हो जाती है। सपोज करिए इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने 100 रुपीज़ की एक चीज़ किसी को बेची, राइट। अब वो जो 100 रुपीज़ की चीज़ है, हम देखते हैं किस तरीके से इंडिया ने, सपोज करो हम एक हाइपोथेटिकल यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं कि इंडिया ने सपोज 100 रुपीज़ की कोई चीज़ बेची किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को या कोई भी एक पर्सन है, यानी कि अरब्स को बेची, राइट। अब अरब्स क्या करेंगे, उसको 100 रुपीज़ में तो आगे पास ऑन नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, इसके अंदर अपना कुछ प्रॉफिट ऐड करेंगे। सपोज करिए उन्होंने क्या किया, 200 रुपीज़ की चीज़ किसी आगे पर्सन को बेची, यूरोपियंस को बेच दिया इन्होंने। अब यूरोपियंस क्या करेंगे, इसके अंदर फिर से वो क्या करेंगे, 100 रुपीज़ अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे और फिर आगे कहीं पास ऑन करेंगे, आगे कहीं वो उस चीज़ को बेचेंगे, तो 300 रुपीज़ कॉस्ट होगी, राइट। तो अभी क्या होगा, अगर कोई पर्सन उसे परचेज करेगा तो उसके लिए थोड़ा सा महंगा हो जाएगा, और यहाँ पे उनको सिर्फ 100 रुपीज़ जो है वो एज अ प्रॉफिट मिल रहे हैं। अगर यहाँ से हम इनको हटा दें, इस अरब ट्रेडर को हटा दें, तो क्या होगा, वो चीज़ यहाँ पर सिर्फ 200 रुपीज़ की रह जाएगी और उसमें वो अपना ज़्यादा प्रॉफिट ऐड करके आगे बेच सकते हैं, राइट। तो डायरेक्ट जब आप ट्रेड करते हैं तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि जो मिडिल मैन होते हैं वो इसमें से एक्सक्लूड हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही यूरोपियंस को लगा और जो ब्रिटिशर्स थे उनको भी कुछ ऐसा लगा। तो जो ब्रिटिशर्स यहाँ पर एज अ मर्केंटाइल, यानी कि यहाँ पे एज अ ट्रेडर बन के जब वो आए, तो उन्होंने ये चीज़ देखी कि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज हैं
जो पहले से यहाँ पर ट्रेड करें तो उनके साथ उनको कंपटीशन भी करना था, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर कोई एक चीज़ है और उस चीज़ को परचेज करने वाले, उस चीज़ की डिमांड रखने वाले 4 लोग हैं, तो पर्टिकुलर चीज़ जो होती है, कमोडिटी जो होती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, राइट। सपोज करिए एक एप्पल है और खाने वाले जो हैं वो 4 हैं और सबको बहुत ज़रूरत है क्योंकि सबकी तबीयत खराब है, सब बीमार हैं, तो वो जो एप्पल है ना, वो एप्पल की कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ जाएगी और जो उसको अफोर्ड कर पाएगा ना, सिर्फ उसी को वो एप्पल मिलेगा। तो बिल्कुल यही चीज़ यहाँ पर भी थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज जो थी वो आई हुई थी, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। तो पहली चीज़ जो ब्रिटिश के दिमाग में आई, उन्होंने ये सोचा कि हमें इस कंपटीशन को ख़त्म करना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ, उन्होंने क्या किया कि जो उनके कॉम्पिटिटर थे ना, उन्हीं को इन्होंने हटाने का सोचा कि उनको हटाते जाओ, अपने आप जो कंपटीशन है वो कम हो जाएगा और इनको प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पे उनकी अदर यूरोपियन कंट्रीज के साथ में राइवलरी हो गई, यानी कि उनकी यहाँ पर दुश्मनी हो गई अदर यूरोपियन कंपनीज के साथ में। और धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने ये चीज़ की भी, यानी कि उन्होंने जितनी भी यूरोपियन कंपनीज थी, जितने भी यूरोपियंस यहाँ पे आए हुए थे अदर से जो फ्रेंच थे, डच थे या पोर्चुगीज थे, उनको इन्होंने एक्सक्लूड किया और बाद में यहाँ के वो रूलर बन भी गए, राइट। तो ये कुछ इनका तरीका था। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, कंपटीशन को ख़त्म किया। और कंपटीशन को ख़त्म करने का क्या प्रोसेस था, हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं। बहुत तरीके होते हैं इनके, कि अगर शिप इनका किसी का आ रहा है किसी दूसरे कंपनी का, तो उस शिप को बीच में ही डुबा देना, इस टाइप की चीज़ें थी। या बीच में ही मतलब कुछ इस तरीके की चीज़ें कर देना कि उनको प्रॉब्लम हो, वापस लौट जाए। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने इकट्ठी कर दी, और जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी उनके सामने, तो क्या हुआ कि वो जो कंपनीज थी उन्होंने खुद ही अपना रास्ता जो है वो चेंज किया था। अभी कैसे कैसे उन सब ने चेंज किया था, क्या क्या तरीके थे, बिल्कुल डीप में अगर पढ़ना है तो जब हम यूपीएससी की बुक्स पढ़ेंगे वहाँ पे हम डीप में पढ़ेंगे। अभी हम जस्ट एक बेस लेकर चल रहे हैं, एक हम लोग अपना बेस फाउंडेशन जो है उसको मजबूत कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग यहाँ पर आए और उन्होंने क्या किया, कॉम्पिटिटर्स को ख़त्म किया और धीरे धीरे अपना यहाँ पे आधिपत्य जमाना स्टार्ट कर दिया, राइट। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने ईस्ट की तरफ ट्रेड करना स्टार्ट किया। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल, यानी कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपना ट्रेड करना स्टार्ट किया था। तो फ्रेंड्स, हुआ क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इन्होंने 1651 में रिवर हुगली के ऊपर सबसे पहला अपना फैक्ट्री को स्टैब्लिश किया। अपनी एक फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी कोलकाता में, जो रिवर हुगली है वहाँ पर 1651 के अंदर सबसे पहले अपनी फैक्ट्री बनाई थी। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि बंगाल में सबसे पहली फैक्ट्री उन्होंने कहाँ पर बनाई थी और कब बनाई थी। तो फ्रेंड्स, 1651 के अंदर अंग्रेज़ों ने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप की थी। और कहाँ की थी, रिवर हुगली पर। कब की थी, 1651 में की थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इसीलिए इनको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर इसको MCQ के अंदर पूछा जाता है और कई बार डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, हुआ क्या था कि 1651 के आसपास जब रिवर हुगली पर उन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री को सेटअप किया था, वहाँ पे उन्होंने उस फैक्ट्री को एज अ वेयर हाउस यूज़ किया था। ये फैक्ट्रीज जो होती थी एक गोदाम की तरह होती थी, जहाँ पे इनका पूरा सामान जो होता था वो स्टोर किया जाता था, राइट। और ये काफ़ी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती थी। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था कि इस तरीके से वहाँ पे फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी इन्होंने अपनी। एक्चुअली 1651 से लेके 1707 तक कुछ रूलर्स जो थे उनका टाइम पीरियड रहा था, जिसमें जहांगीर भी थे और औरंगजेब भी थे। तो यहाँ से इन्होंने इन रूलर्स से एक फरमान ले लिया। उस फरमान के अकॉर्डिंग क्या था, फरमान क्या होता है, एक तरीके का एक पेपर होता है जिसपे लिखा हुआ होता है, राजा का ऑर्डर लिखा हुआ होता है कि इस कंपनी को ट्रेड करने दिया जाए। बहुत डिटेल्ड उसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ होता है, तो वो फरमान उसको बोला जाता है। तो उस फरमान का इन्होंने बहुत मिसयूज़ किया, क्योंकि उसके अंदर जो लैंग्वेज थी वो काफ़ी वेग लैंग्वेज थी, उसमें सब कुछ क्लियर नहीं था। उसमें सिर्फ इतना था कि हाँ, इस कंपनी को यहाँ पर ट्रेड करने की इजाज़त दी जाती है या फिर ये कंपनी यहाँ पर ट्रेड कर सकती है। तो उन्होंने उसको एज अ अपना एक इम्प्लीमेंट, एक टूल की तरह इस्तेमाल किया कि अब जब भी कुछ भी आगे होता था तो वो उस फरमान को ही दिखाते थे। और तो उस फरमान के अंदर ड्यूटी फ्री ट्रेड की बात की गई थी कि जो भी ट्रेड ये करेंगे उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ड्यूटी फ्री मतलब उसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो उस फरमान का इन्होंने मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। अब इन्होंने क्या किया, ये जहाँ पे भी मतलब इनको जगह दी जाती थी वहाँ पर ही अपने बड़े बड़े फोर्ट बनाने स्टार्ट करते थे। उस पर्टिकुलर एरिया को ना फोर्टिफाई कर लेते थे, कब्जा लेते थे। और अगर
कोई इनसे कुछ बोलता था तो ऊपर से उनको फरमान दिखाते थे, देखो जहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्यूटी फ्री ट्रेड, लेकिन कुछ ऐसा मेंशन नहीं है कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो उसका इन्होंने बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया। तो कुछ टाइम तक तो ये चीज़ें चलती रही, और जो एम्पीरियर था उस टाइम का, उनको इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं चला, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने इतना कुछ बड़ा किया भी नहीं था। नॉर्मल तरीके से धीरे 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 चीज़ों को ये आगे बढ़ा रहे थे, राइट। अभी चीज़ें कहाँ से स्टार्ट हुई वही हम लोग अब आगे बढ़े। तो फ्रेंड्स, हुआ क्या कि जब इनको फरमान मिल गया तो वो कंपनी के लिए था, यानी जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके लिए था कि ड्यूटी फ्री ट्रेड वो लोग कर सकते हैं। लेकिन जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे ना, उन्होंने क्या किया, प्राइवेट ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। और उस प्राइवेट ट्रेड में वो ड्यूटी नहीं देते थे, टैक्स नहीं देते थे, और वो उस फरमान को दिखा देते थे कि देखिए हमको राजा ने फरमान दिया है और ये इस फरमान के अकॉर्डिंग ये है कि हम लोग ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये मेंशन नहीं था कि कंपनी के लिए ही है या ऐसा कुछ है, तो वो उसका मिसयूज करने लगे थे। और इससे क्या होता था, जब कंपनी के ऑफिशियल्स प्राइवेट ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि इंडिविजुअल लेवल पे वो ट्रेड कर रहे हैं और वो टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो इससे क्या हुआ कि जो बंगाल का एक खजाना था या फिर जो उनका रेवेन्यू था वो कम होने लगा, क्योंकि वो ट्रेड करें लेकिन टैक्स उस पर आ नहीं रहा है, तो उससे रेवेन्यू पे असर पड़ रहा था। तो उस टाइम का जो नवाब था उसका नाम था मुर्शीद कुली खान। और मुर्शीद कुली खान जो था वो ज़्यादा प्रोटेस्ट कर नहीं पाया, और ये धीरे धीरे क्या हुआ, इन्होंने अपना ट्रेड जो था बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो नवाब का नाम क्या था, मुर्शीद कुली खान, राइट। तो ये ज़्यादा प्रोटेस्ट कर नहीं पाया, और ये जो ऑफिशियल्स थे इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना ट्रेड जो था बढ़ाना स्टार्ट कर दिया विदाउट ड्यूटी, यानी कि टैक्स वगैरह पे नहीं करते थे। और वो टैक्स के बिना इस नवाब जो था बंगाल का, इसको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा था। अभी नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है, हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। अब किस तरीके से, ये तो ट्रेड कर रहे हैं आराम से, जितने भी अंग्रेज लोग हैं, जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन ये ट्रेड किस तरीके से युद्ध में कन्वर्ट हो गया, कैसे ये बैटल बन गया, तो अभी हम लोग उस चीज़ को कवर करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने कवर कर लिया है हमारे 3 टॉपिक, जिसमें हमने अभी तक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है चैप्टर का। हमने देखा कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ईस्ट की तरफ में ट्रेड करने के लिए आई। इसके बाद हमने इसमें देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में ट्रेड करना स्टार्ट किया, कैसे किया, कब किया, वो सब भी अभी हमने इसके अंदर देखा। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ट्रेड के मकसद से आई और कैसे यहाँ पर युद्ध लड़ना स्टार्ट कर दिया, राइट। तो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि किस तरीके से बंगाल के अंदर रेवेन्यू जो था वो कम होने लग गया, लेकिन मुर्शीद कुली खान जो था वो प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब इसका वंशज आगे आता है, यानी कि जो आगे के पर्सन जो नवाब बनता है यहाँ पे, उसको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूलर था और वो ये चीज़ चाहता था कि जितने भी लोग ट्रेड कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट होकर चीज़ें करें, और अगर कंपनी के ऑफिशियल्स ट्रेड कर रहे हैं तो उनको उस पर्टिकुलर ट्रेड के ऊपर टैक्स देना चाहिए, क्योंकि ये रूल जो है सबके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो क्यों नहीं इस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर वो रूल अप्लाई होता है। तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, और उसने क्या किया कि वहाँ पे ये जो अंग्रेज लोग थे उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस डालने स्टार्ट कर दिए कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ था, अंग्रेज़ों के बीच में और जो उस टाइम का नवाब था जिसका नाम था सिराजुद्दौला, उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने स्टार्ट हो गए। और जो अंग्रेज लोग थे उनके दिमाग के अंदर एक चीज़ कहीं ना कहीं डेवलप हो रही थी कि अब हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हमारा जो रूलर होगा वहाँ बिठाना पड़ेगा जो हमारे अकॉर्डिंग काम करेगा। और उससे क्या होगा, जब वो हमारे अकॉर्डिंग काम करेगा ना, नवाब जो होगा हमारे अकॉर्डिंग काम करेगा, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट किसको होगा, वो हम ही को होगा, राइट। तो उनके दिमाग में ये चीज़ आनी स्टार्ट हो गई थी। तो फ्रेंड्स, ये जो हम बोलते हैं ना कि वो आए, उन्होंने धीरे धीरे कब्जा कर लिया, तो एक्चुअली जब वो यहाँ पे एज अ ट्रेडर बन के आए ना, उनके दिमाग में ऐसा कुछ था नहीं कि हमें इस कंट्री को रूल करना है। उनके दिमाग में सिर्फ ये था कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है, हमें प्रॉफिट कमाना है। वो एक बिजनेस माइंडसेट से वो सोचते थे, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ों को सोचते थे। लेकिन धीरे धीरे जब यहाँ पर चीज़ उन्होंने गलत तरीके से करनी शुरू की प्रॉफिट के मकसद से, और जब उनको कंट्रोल करने का ट्राई किया गया, तो वो रेसिस्ट करने लगे इस चीज़ को, और वो यहाँ के रूल्स को भी नहीं मानने लगे, राइट। तो यही कहीं ना कहीं नवाब्स के बीच में और जो अंग्रेज लोग थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उनके बीच में एक टसल का पॉइंट बन गया था। वो कहते थे कि हमारे पास फरमान है, हम लोग ड्यूटी फ्री ट्रेड करेंगे, जबकि नवाब कहता था कि आप लोग नहीं कर सकते, कंपनी के लिए फरमान है, जबकि जो कंपनी के ऑफिशियल्स हैं वो प्राइवेट ट्रेड में एंगेज हैं, वो इलीगल है, तो सबको अपना जो टैक्स है वो पे करना पड़ेगा। तो यही जो टसल था ये बढ़ता गया और धीरे धीरे उसने युद्ध का रूप ले लिया। कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उनके दिमाग में ये चीज़ आने लगी कि अगर हम इस जगह पे, जो नवाब है, इसकी जगह पे अपना पपेट बिठा देंगे, अपना पर्सन बिठा देंगे, तो वो हमसे कुछ नहीं बोलेगा, हमारे अकॉर्डिंग उसको काम करना पड़ेगा, और इससे हमारे प्रॉफिट में, हमारे ट्रेड
यही चीज़ कहीं ना कहीं ट्रेड से बैटल की तरह खुद को लेकर गई। और सबसे पहला जो युद्ध हुआ था वो था बैटल ऑफ प्लासी का, राइट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में। 1757 के अंदर बैटल ऑफ प्लासी हुआ था और ये इनका फर्स्ट ऐसा युद्ध था, एक ऐसा बैटल था। इसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और लगातार इन्होंने आगे युद्ध लड़े और हमारी कंट्री को इन्होंने सब्जुगेट करना स्टार्ट कर दिया, राइट। तो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। अब ये कैसे हुआ, अभी हमको वो चीज़ पढ़नी है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ तक तो समझ आ गया होगा कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे वो ट्रेड के मकसद से आए और कैसे कैसे वो बैटल के अंदर कन्वर्ट हो गया, कैसे एक युद्ध में कन्वर्ट हो गया, राइट। और अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई है तो आप वीडियो को पॉज करें और फिर से रिवाइंड करें और फिर से एक बार सुनें, तो आई होप आपको चीज़ अच्छे से समझ आ जाएंगी। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बैटल ऑफ प्लासी, जो कि 1757 में हुआ था, राइट। और ये एक टर्निंग पॉइंट था कंपनी के लिए भी और हमारी कंट्री इंडिया के लिए भी। कैसे टर्निंग पॉइंट था वो अभी हमको पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी में 1757 में ये हुआ, लेकिन 1756 में वहाँ पर एक नया नवाब आया जिसका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड था, यानी बहुत जल्दी उसको गुस्सा आ जाता था। छोटी एज का था, ज़्यादा एज उसकी थी नहीं, और क्योंकि यंग एज में था तो जल्दी गुस्सा आता ही है, ये तो नॉर्मल सी बात है, ह्यूमन नेचर है। तो उसने जब ये चीज़ देखा कि किस तरीके से ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये लगातार जगह को कब्जा करने में लगे हुए हैं, अपनी फोर्ट बनाते हैं, कंपनी ने अपने खुद के कॉइन्स जो थे वो बनाने स्टार्ट कर दिए, जगह को वो कैप्चर करते थे, रेवेन्यू देते नहीं थे। अगर कोई उनसे कुछ कहता था तो फरमान दिखा देते कि देखो जी ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो सिराजुद्दौला ने जब ये देखा कि जो बंगाल का रेवेन्यू है वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है, तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसने कंपनी के ऑफिशियल से बात भी की, लेकिन कहीं ना कहीं वो मान ही नहीं रहे थे, एकदम अड़ गए थे कि नहीं, हम लोग को तो हम ऐसे ही ट्रेड करेंगे, ऐसे ही हमको चलाना है, सब कुछ ऐसे चलेगा। तो उसको कहीं ना कहीं भी फील होने लगा कि मैं एक नवाब हूँ, मेरी बात कोई लोग नहीं सुन रहे हैं, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, लगभग अपने 30,000 सोल्जर्स के साथ में उसने कासिम बाजार में जो कंपनी का एक फैक्ट्री थी वहाँ पर उसने हमला बोल दिया, उसने वहाँ पर इन्वेड कर दिया और जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे उनको उसने कैप्चर कर लिया। उसके बाद एक और स्टोरी आती है, ब्लैक होल की स्टोरी भी आती है। उसमें एक छोटा सा कमरा था, एक रूम था जिसमें छोटा सा बस एक होल था और उसके अंदर जितने भी ऑफिशियल्स थे उनको उसने भर दिया और गेट को बंद करवा दिया गया था। और वहाँ पे बहुत सारे जो ब्रिटिशर्स थे वो सफोकेशन की वजह से उनकी डेथ वहाँ पे हो गई थी। तो जब रॉबर्ट क्लाइव ने बात सुनी तो उसने इस चीज़ को रेसिस्ट करने का मतलब सोचा कि नहीं, हम लोग इनसे नहीं झुकेंगे इस बार, क्योंकि उस टाइम तक कंपनी ने पता है क्या किया था, कंपनी ने अपनी पूरी की पूरी आर्मी तैयार कर ली थी और बहुत ज़्यादा मॉडर्न आर्मी लोगों ने तैयार की थी। और वो कंपनी की जो आर्मी थी वो कुछ ऐसी थी कि वो काफ़ी सुपीरियर थी इन कंपैरिजन टू हमारे नवाब्स, जो कि हमारे नवाब थे। उनकी जो आर्मी थी, उनकी जो सोल्जर्स थे वो इतने ज़्यादा मॉडर्न नहीं थे, वो तब भी हाथियों पे चलते थे या वो तीर कमान चलाते थे, कुछ इस टाइप की चीज़ें थी। जबकि ये जो ब्रिटिशर्स थे इनकी काफ़ी मॉडर्न आर्मी थी, ये लोग घोड़े का इस्तेमाल करते थे और इसके अलावा वो काफ़ी सारे मॉडर्न वेपन्स का इस्तेमाल करते थे। तो वो सब चीज़ें कंपनी पहले से कर चुकी थी। कैसे किया था ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं कि लगातार वो लोग कब्जा कर रहे थे, जगहों को कैप्चर कर रहे थे, अपने लोगों को बुला रहे थे, अपनी पूरी आर्मी तैयार कर रहे थे। धीरे धीरे चीज़ें स्टार्ट हुई, ग्रेजुअली स्टार्ट हुई थी, एक साथ नहीं हुई थी। तो जब रॉबर्ट क्लाइव ने ये सब चीज़ें सुनी तो उसने क्या किया, उसने प्लासी के अंदर सिराजुद्दौला को चैलेंज किया और युद्ध के लिए उसने उसको बोला कि हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग बैटल करेंगे, हम लोग वॉर करेंगे, हम लोग इससे नहीं झुकेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो इंग्लिश मैन हैं उनको कैप्चर किया गया है और बहुत गलत तरीके से उनको मारा गया है, राइट। और जो बैटल ऑफ प्लासी था ये फर्स्ट टर्निंग पॉइंट था, ये पहला ऐसा युद्ध था जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर जीता था। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहीं से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी इंडिया के अंदर कि किस तरीके से वो यहाँ के रूलर बने थे, कैसे यहाँ के शासक बने थे। तो बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ, 1757 के अंदर बैटल ऑफ प्लासी हुआ था और ये इन्होंने जीता था, यानी अंग्रेजों ने जीता था। उसके बाद में बंगाल जो था कहीं ना कहीं कंट्रोल में आ गया था। अब कैसे कैसे आगे चीज़ें चली, तो फ्रेंड्स इसमें हुआ क्या था कि रॉबर्ट क्लाइव ने ये जो युद्ध लड़ा था प्लासी का, ये बहुत ऑनेस्टी के साथ नहीं लड़ा था, इसको उसने कहीं ना कहीं षड्यंत्र से हराया गया था सिराजुद्दौला को इसके अंदर, और एक कॉन्स्पिरेसी इसमें की गई थी। इसमें क्या हुआ था कि सिराजुद्दौला का जो एक कमांडर था जिसका नाम मीर जाफर था, उसको अपने साथ मिलाया गया, उसको ब्राइट दी गई और उससे कहा गया कि आप उसकी साइड से नहीं लड़ेंगे, आप हमारी साइड से लड़ेंगे। और मीर जाफर ने बिल्कुल यही चीज़ की, वो सिराजुद्दौला की साइड से नहीं लड़ा और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा वहाँ के नवाब को। और वो जो सिराजुद्दौला थे, जो नवाब था, उसको असैसिनेट
बाद में इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर को वहाँ का नवाब बना दिया, क्योंकि उसको ब्राइब यही दी गई थी कि हम आपको यहाँ का नवाब बना देंगे। तो फ्रेंड्स, मीर जाफर को जब बंगाल का नवाब बना दिया गया तो उसके बाद में क्या हुआ, मीर जाफर को बिठा दिया गया एज अ पपेट और उसको बोला गया कि आप हमें कुछ रेवेन्यू देंगे, यानी हमको कुछ एवरी मंथ कुछ पेमेंट करेंगे, और वो काफ़ी ज़्यादा पेमेंट होती थी, 1 लाख या 2 लाख की अप्रॉक्स होती थी, उसको एवरी मंथ पे करेंगे। इसके अलावा जब भी कंपनी कोई ट्रेड करेगी तो उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, यानी कि कंपनी जो भी ट्रेड करेगी वो ड्यूटी फ्री होगा, कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा उसके ऊपर, जैसे वो करना चाहे ट्रेड वैसे ही वो ट्रेड किया जाएगा। तो वो उन्होंने, तो ब्रिटिशर्स ने मतलब बंगाल को कैप्चर तो कर लिया, लेकिन उसमें उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया। उनका मकसद तब भी सिर्फ इतना था कि हमको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, तो यही चीज़ उन्होंने आगे कंटिन्यू रखी। लेकिन कहीं ना कहीं जब एक नवाब है, नवाब को ये चीज़ फील होने लगी कि मैं इनका पपेट हूँ और मैं खुल के कुछ काम कर ही नहीं पाता, जो भी मुझे करना है इनके अकॉर्डिंग करना पड़ता है, तो नवाब होने का फ़ायदा क्या है। तो मीर जाफर ने प्रोटेस्ट किया, और जब मीर जाफर ने प्रोटेस्ट किया तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मीर जाफर को हटा दिया थ्रोन से और उसकी जगह पे बिठा दिया मीर कासिम को, राइट। क्या नाम था, मीर कासिम। तो मीर कासिम को उन्होंने थ्रोन पर बिठा दिया और उससे कहा कि आप एवरी मंथ हमको 5 लाख रुपीज़ देंगे, यानी कि जो एज अ पेमेंट जो भी सैलरी दी जाती है, आप हमें हर महीने 5 लाख रुपए देंगे, और इसके अलावा आप हमारे जितने भी जो भी हम काम कर रहे हैं उसके बीच में आप इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, राइट। तो इससे मीर कासिम को भी एक फील होने लगा कि मैं भी एक पपेट की तरह हूँ और मैं खुल के डिसीजन नहीं कर पा रहा हूँ। तो मीर कासिम ने कुछ लोगों की हेल्प से एक युद्ध लड़ा, वो था बैटल ऑफ बक्सर, और ये कब लड़ा गया, 1764 में। 1764 का टाइम पीरियड है, और ये बैटल ऑफ बक्सर जो है ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था बिहार में, राइट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कुछ जिनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो बैटल ऑफ बक्सर जो था ये बिहार में हुआ 1764 में, जिसमें फिर से अंग्रेज लोग जो थे वो जीत गए, और फिर से जो इंडियंस थे, यानी जो वहाँ के नवाब थे बंगाल के, उनको डिफीट मिली थी, राइट। इस वजह से जो ब्रिटिशर्स थे उनका मोराल बहुत ज़्यादा हाई होने लगा था, क्योंकि वो समझ गए थे कि हम जो है अब इनसे नहीं हार सकते। और उन्होंने क्या किया, जब फिर से वो जीत गए बैटल ऑफ बक्सर को, 1764-65 के आसपास का टाइम पीरियड ये था, जब ये लोग जीत गए तो उसके बाद मीर कासिम को हटा दिया गया और फिर से मीर जाफर को हमें बैठा दिया गया। तो आप देखेंगे इनकी पॉलिसी, पहले मीर जाफर आया, उसके बाद मीर कासिम आया, और फिर से इन्होंने मीर जाफर को वहाँ पे एज अ पपेट जो था वो बिठा दिया, राइट, बोला गया। और मीर जाफर जो था उसको ये बोला गया कि आपको हमारे अकॉर्डिंग ही हर एक चीज़ करनी है, हमारे अकॉर्डिंग ही सब चीज़ें करनी है, तो वो चीज़ों को मान गया, राइट। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, बैटल ऑफ प्लासी लड़ा और बैटल ऑफ बक्सर भी उन्होंने लड़ा 1764 में, और दोनों में ही अंग्रेज़ों की जीत हुई थी, और जो इंडियंस थे यानी जो बंगाल के नवाब्स थे उनकी यहाँ पे डिफीट हुई, उनको यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा, राइट। इसके बाद जो कंपनी ऑफिशियल्स थे वो नवाब्स बन गए। तो फ्रेंड्स नवाब्स क्या है, नवाब्स कुछ और नहीं, नवाब्स का मतलब होता है नवाब्स, राइट। क्योंकि अंग्रेज लोग जो थे उनकी लैंग्वेज कहीं ना कहीं यहाँ पर चेंज हो रही थी, क्योंकि वो इस वर्ड को ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, इसीलिए वो नवाब को नवाब्स कहने लगे। और धीरे धीरे जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो नवाब बनने लगे। कैसे बनने लगे, क्योंकि एक टाइम के बाद उनको ये चीज़ें समझ आने लगी थी कि अगर हम किसी को पपेट बनाकर बिठाएंगे तो वो एक टाइम तक ही हमारे अंडर काम करेगा, लंबे टाइम तक वो नहीं कर पाएगा, एक ना एक बार वो रिबेलियस ज़रूर होगा, वो विद्रोही, वो बागी कहीं ना कहीं बनेगा। तो उनको ये चीज़ समझ आ गई और वो खुद यहाँ के नवाब बन गए। उन्होंने ठान लिया कि अब हम यहाँ पर रूल करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं बैटल ऑफ बक्सर के बाद में इनको ये चीज़ समझ आने लगी थी कि हम ज़्यादा पपेट नहीं बिठा सकते हैं, हमको यहाँ का खुद ही एडमिनिस्ट्रेटर बनना पड़ेगा, राइट। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि कंपनी ऑफिशियल जो थे वो धीरे धीरे नवाब्स बनने लगे। अभी किस तरीके से ये एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ, तो फ्रेंड्स बैटल ऑफ प्लासी के बाद में क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कहीं ना कहीं बंगाल को कैप्चर कर लिया था। और जब बंगाल को कैप्चर कर लिया गया तो वहाँ के जो नवाब थे उनको प्रेशराइज किया गया कि आपकी जो ज़मीनें हैं अब वो हमारी हैं, यानी कि अब हम यहाँ के रूलर हैं और यहाँ का जो रेवेन्यू होगा वो हमारे पास आना चाहिए। और ये किसकी लीडरशिप में हुआ था, ये हुआ था रॉबर्ट क्लाइव की लीडरशिप में। तो रॉबर्ट क्लाइव की लीडरशिप में ये सब चीज़ें हुई थी और रॉबर्ट क्लाइव ने कहीं ना कहीं पहला युद्ध जो था वो जिताया था, तो उसकी इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और इसके अलावा जो रॉबर्ट क्लाइव था उसको 1764 के अंदर, यानी कि 1764 में
रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। तो ये कहा जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने सबसे ज़्यादा यहाँ से कमाया था और सबसे ज़्यादा यहाँ पे उसने गलत काम किए थे, बहुत ज़्यादा उसने अर्न किया था, कहीं ना कहीं अपनी गवर्नमेंट को भी इसने चीट किया था। तो 1772 आते आते पार्लियामेंट ने कहीं ना कहीं इसकी गलतियों को पकड़ा था, इन चीज़ों को उसने पार्लियामेंट ने कैप्चर किया था और इसको हटा दिया गया था, यानी वापस बुला लिया गया था रॉबर्ट क्लाइव को। और क्योंकि इसके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए थे वो प्रूव हो गए थे कि हाँ इसने कॉन्स्पिरेसी की है, इसने करप्शन किया है, बहुत ज़्यादा करप्शन से इसने बहुत ज़्यादा पैसा अर्न किया है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है। तो ये चीज़ उसको कहीं ना कहीं गिल्ट फील करवाती थी। तो 1774 में रॉबर्ट क्लाइव ने सुसाइड कर लिया था, राइट। लेकिन फ्रेंड्स सारे के सारे कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो करप्ट नहीं थे, कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए हैं कंपनी की ग्रोथ के लिए। सारे के सारे काम जो ब्रिटिशर्स ने किए ना, इंडिया के लिए कुछ नहीं किया था। जितने भी उन्होंने डेवलपमेंट किए वो सारे के सारे डेवलपमेंट जो थे वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के लिए ही थे। वो हम सब चीज़ें पढ़ेंगे आगे धीरे धीरे कि कैसे वो हर एक चीज़ को अपने ही कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते थे, अपने ही ग्रोथ के बारे में बात करते थे और उसी की ग्रोथ के लिए वो चीज़ों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते थे, थोड़ा डेवलपमेंट करते थे, राइट। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ गया होगा कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या था, कैसे औरंगजेब के बाद में धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे कब्जा जमाना स्टार्ट किया। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो कैसे ईस्ट की तरफ यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आई, कैसे उन्होंने सबसे पहले बंगाल में ट्रेड किया, उसके बाद कैसे ट्रेड से वो बैटल की तरफ गए, यानी कैसे युद्ध लड़ने स्टार्ट किए। सबसे पहला बैटल ऑफ प्लासी हुआ 1757 के अंदर। सेकेंड वाला जो हुआ था बैटल ऑफ बक्सर हुआ था जो कि 1764 में था और बिहार के अंदर ये हुआ था। धीरे धीरे उनको समझ आने लगा था कि हमको यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर खुद बनना पड़ेगा और उन्होंने धीरे धीरे जो नवाब का एक टाइटल है, टैग जो है वो भी लेना स्टार्ट कर दिया। कैसे कंपनी के ऑफिशियल धीरे धीरे खुद नवाब्स बन गए, राइट। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही, ये चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और आगे इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप जितना हमने पढ़ा है अभी तक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इसको पढ़ने के बाद, देखने के बाद, सुनने के बाद, तो आप अपने डाउट्स हमसे डिफरेंट सोर्स से पूछ सकते हैं। जैसे कि आप जो हमारा कमेंट सेशन है उस पर अपने डाउट पुट कर सकते हैं, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपके जितने भी डाउट्स होंगे हम कोशिश करेंगे कि उन डाउट्स को ख़त्म करें, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स इस टॉपिक को भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।